आप सभी को। मैं नेहा दैया त्रिदिशा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज हम बात करने जा रहे हैं CSIR का जो SO और ASO का एग्ज़ाम हो रहा था केस वाला, जिसका सेकंड स्टेज जो है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, जिसमें इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज के लिए पेपर होगा आपका। उसी का हिंदी पेपर हम कर रहे हैं और पेपर में हम करेंगे जो अभ्यास श्रृंखला है सार लेखन की। सार लेखन क्या है, विधियाँ क्या है, किन बातों का ध्यान रखना है, इसकी पहली क्लास हम ऑलरेडी बना चुके हैं। सिलेबस के बारे में पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम सार लेखन का अभ्यास सीखेंगे। एक उदाहरण कल मैंने आप लोगों को बताया था, आज उसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सार लेखन की अभ्यास श्रृंखला आज पहला दिन है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभ्यास श्रृंखला इसका पहला नाम इसलिए दिया है क्योंकि केवल एक्सरसाइज हम करेंगे, डिटेल इसकी हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमारा नियम है, सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले हम सरस्वती माता जी को ध्यान करते हैं। ओम सरस्वती नमस्तुभ्याम वरदे काम रूपिणी विद्या आरंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा, ठीक है, ताकि हमें सरस्वती माता जी का आशीर्वाद मिल सके और हम अपनी जो पढ़ाई है उसको जारी रख सकें। जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो त्रिदिशा क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें इसके लिए, और जो भी आपके डाउट हैं वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं आप लोगों का जवाब ज़रूर दूंगी, ठीक है। या कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी है आपकी इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग या किसी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए हम अपनी क्लास। संक्षिप्तीकरण, ठीक है। संक्षिप्तीकरण मतलब संक्षेप करना, यानी छोटा करना किसी चीज़ को। सार लेखन पहला पार्ट है इसका। जो 3 टॉपिक हैं हमारे, इंग्लिश में इसको प्रश्न कहते हैं। 30 नंबर का ये आपका आने वाला है, एक ही क्वेश्चन आएगा आपका, इस बात का आपको ध्यान रखना। डिटेल हम पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सार लेखन की अभ्यास श्रृंखला, पार्ट 1 है इसका, ठीक है। अब आदर्श सार लेखन होता क्या है, ये मैं पहले भी आपको पिछली क्लास में करा चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि हम आज प्रैक्टिस करने जा रहे हैं तो फिर से कुछ नियमों को आपको मैं ध्यान करा देती हूँ। सार लेखन लिखने से पहले आपको पूर्णता का ध्यान रखना है कि उसका जो भाव है वो पूरा होना चाहिए। गद्यांश में क्या कहा गया है, संक्षिप्त होना चाहिए, यानी 1/3 शब्दों में आपको अपनी बात समाप्त कर देनी है, खींचना नहीं है बात को, ठीक है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना कि आपकी जो भाषा शैली है वो स्पष्ट हो, यानी जो आप विचार रख रहे हैं वो स्पष्टता के साथ हो। शीर्षक आपका आकर्षक होना चाहिए और केंद्रीय भाव को प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए। मौलिक रचना होनी चाहिए, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना है आपको, जो गद्यांश में दिया गया है उसका मूल भाव क्या है उसी को शामिल करना है। और भाषा आपकी प्रवाहमयी होनी चाहिए, कटी फटी ना होनी चाहिए, ज़्यादा काट छाट नहीं करनी है। कई सारे सरल वाक्यों को लिखने की बजाय आपको संयुक्त वाक्य या मिश्रित वाक्य बनाने पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना था। अब हम सार लेखन का अभ्यास करते हैं। आज का हमारा पहला गद्यांश है। निम्नलिखित गद्यांश का संक्षेपण करना है, पढ़ लीजिए आप भी साथ साथ। समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, ठीक है। मनुष्य की प्रवृत्तियों की तह में अनेक प्रकार के भाव ही प्रेरक के रूप में पाए जाते हैं। शील या चरित्र का मूल भी भावों के विशेष प्रकार के संगठन में ही समझना चाहिए। लोक रक्षा और लोक रंजन की सारी व्यवस्था का ढांचा इन्हीं पर ठहराया गया है। धर्म शासन, राज शासन, मन शासन, सब में इनसे पूरा काम लिया गया है। इनका सदुपयोग भी हुआ है और दुरुपयोग भी। जिस प्रकार लोक कल्याण के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनुष्य के मनोविकार काम में लाए गए हैं, उसी प्रकार किसी भी संप्रदाय या संस्था के संकुचित और परिमित विधान की सफलता के लिए भी, ठीक है। 110 शब्द यहाँ दिए गए हैं। ये पूर्व परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, MPPCS के पेपर में आया था। तो मैं अभी प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ मुझे वहाँ से मिल रहे हैं, मैं उनको आपके लिए लेकर आई हूँ, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है उसी अकॉर्डिंग हो सके जो पिछले एग्ज़ाम में या किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले आपको जो स्टेज थी वो बताई थी कि पहली आपको ध्यान रखना, गद्यांश को कम से कम आपको 2 से 3 बारी पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग के पास स्क्रीन है, वीडियो चल रही है, तो पॉज करके एक बारी बहुत आराम से बहुत ध्यान के साथ में पैराग्राफ को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है। सेकंड स्टेज में मैंने आपको बताया था कि आपको अंडरलाइन कर लेनी है चीज़ें, ठीक है। जो मेन हेडिंग है या फिर मेन उसका जो भाव है जिसके आसपास आपको दिखाई दे रहा है उसको आपको अंडरलाइन करते हुए चलना। एक बार हम पढ़ चुके हैं।
इतना हमें समझ में आ गया कि ये किसके बारे में है, भाव के बारे में है या मनोविकारों की बात यहाँ पर की जा रही है। फिर से पढ़ के यहाँ पर अंडरलाइन करते हुए चलते हैं। समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही हैं। तो मनोविकार या भाव हो गया, क्या है ये, मानव जीवन के प्रवर्तक है। पहली लाइन में हमें ये इंपॉर्टेंट लगा। दूसरा, मनुष्य की प्रवृत्तियों की तह अनेक प्रकार के भाव ही प्रेरक के रूप में पाए जाते हैं। मनुष्य की प्रवृत्तियों की तह में अनेक प्रकार के भाव ही जो हैं वो प्रेरक के रूप में पाए जाते हैं। तो भाव किस रूप में है, प्रेरक के रूप में भी है। शील या चरित्र का मूल भी, ठीक है, आपका जो कैरेक्टर है, ठीक है, आपका जो व्यक्तित्व है, उसका मूल भी भावों के विशेष प्रकार के संगठन में ही होना चाहिए। तो भाव एक विशेष प्रकार का संगठन भी है, उसी के अनुसार आपको समझना चाहिए। लोक रक्षा और लोक रंजन की सारी व्यवस्था का ढांचा इन्हीं पर ठहरा गया। तो भाव लोक रक्षा और लोक रंजन के लिए भी जरूरी, इतना आपको समझ में आ गया। धर्म शासन, राज शासन, मन शासन, इन सभी में इनसे जो सब में इनसे पूरा काम लिया गया, यानी भावों से। तो धर्म शासन में भी है, राज शासन में भी, मन शासन में भी इनका क्या हुआ है, सदुपयोग भी हुआ है और दुरुपयोग भी। तो ये बात आपको पता चल गई, भाव का अच्छा यूज भी हुआ और गलत भी। जिस प्रकार लोक कल्याण के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनुष्य के मनोविकार काम में लाए गए हैं, तो लोक कल्याण के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि के लिए हो गया यहाँ पे, इनका काम में लाए गए हैं ये। उसी प्रकार किसी भी संप्रदाय या संस्था के संकुचित और परिमित विधान की सफलता के लिए भी इनका प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर अंडरलाइन कर ली है चीजें। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि उक्त जो पाठ है उसके प्रथम वाचन के बाद में आप इस निर्णय पर पहुंच गए कि ये सारा का सारा जो भाव है, जो गद्यांश है, वो भाव या मनोविकार के बारे में है। ठीक है, भाव या मनोविकार क्या होते हैं, इनका क्या प्रयोग है, ठीक है, किस रूप में पाए जाते हैं। इन सभी वाक्यों में भाव या मनोविकार की अलग अलग जो भूमिकाएं हैं उनका विवेचन यहाँ पर किया गया है, इनके बारे में बताया गया। अतः संक्षिप्तीकरण का जो केंद्रीय विषय है वो क्या बन गया आपका, भाव या फिर मनोविकार। ठीक है, मुख्य विषय क्या बना यहाँ पे, भाव या मनोविकार। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसी के अराउंड में ये सब चीजें हमारी घूम रही हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना, भाव या मनोविकार। अब करना क्या है, संक्षिप्तीकरण में भाव या मनोविकार में से किसी एक शब्द का आपको चयन करना है और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जो सही समझा जाता है, एक बड़ा सा थोड़ा सा शीर्षक हो, थोड़ा सा ठीक ठाक लगे दिखने में, तो हम मनोविकार का यहाँ पर चयन कर लेते हैं। तो हमने चूज कर लिया मनोविकार। ठीक है, एक शब्द का हमने चयन कर लिया। पहले और दूसरे वाक्य में जो मनोविकार की मानव जीवन का परिवर्तन है, क्योंकि परिवर्तक करता है ना, मानव समस्त मानव जीवन का परिवर्तक कौन है, मनोविकार। ठीक है, तो मानव जीवन के परिवर्तन, मनुष्य की प्रवृत्तियों, शील या चरित्र जो है व्यक्ति के निर्धारण में भूमिका दिखाई गई है, पता चल गया हमें पहली 2-3 लाइनों से ही। अब दूसरे वाचन में दूसरे शब्द जो थे हमारे, जैसे लोक रक्षा, लोक रंजन, संप्रदाय के परिमित निधान, धर्म शासन, राज शासन, मन शासन, काम क्या है, सदुपयोग, दुरुपयोग, लोक कल्याण के व्यापक उद्देश्य, इन सभी को आपने हेडलाइन मतलब अंडरलाइन कर लिया है। इन्हीं के रेखांकित अंशों को आपको जोड़ करके एक लगभग 37-35 शब्दों में आपको बनाना है, क्योंकि 110 शब्द हैं, तो 110 का 1/3 आपको करना है। तो 3 तिया 9, ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पे 2 3 7 21, यानी लगभग 37 शब्द, 37-38 शब्द आपको लिखने, यानी 37 से 40 शब्दों के बीच में आपका ये भाव होना चाहिए। ठीक है, तो हमने जो यहाँ पे हाईलाइट किया है उसके आधार पर हमारा जो बना है वो है, शीर्षक हमारा हो गया भाव या मनोविकार। तो क्योंकि मैंने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये लिया है, ये आपको समझाने के लिए था। अब हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे, मनोविकार मनुष्य की प्रवृत्तियों, उसके चरित्र, उसके संचालन, ठीक है, उसके चरित्र के संचालक हैं, लोक रक्षा और लोक रंजन के निर्धारक हैं। ठीक है, यानी मनोविकार क्या है, मनुष्य की प्रवृत्तियां, उसका परिवर्तन करते हैं, उसके चरित्र का संचालन करते हैं, नहीं संचालक हैं, लोक रक्षा और लोक रंजन के निर्धारक हैं, धर्म, राज्य और मन के शासन में उपयोगी होते हैं। इनका सदुपयोग लोक कल्याण में और दुरुपयोग सांप्रदायिक संकीर्णता में किया गया है। ये आपके 37 शब्दों का भाव हो गया है। इससे बेहतर अगर आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं, मैं उसको भी मेंशन करके अगली क्लास में बताऊंगी कि किस किस व्यक्ति ने या किस किस बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से इसका सार लिखा है। ठीक है, अब चलते हैं अगले पैराग्राफ पर या अगले गद्यांश पर। अगला पैराग्राफ है हमारा, यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा,
2 या 3 मिनट के लिए पॉज दीजिए वीडियो पे, बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है। कम से कम 2 रीडिंग आपको जरूर कर लेनी है। उसके बाद में आपको अंडरलाइन करना है, या पढ़ते हुए जो आपको लगे कि हाँ ये महत्वपूर्ण है उसको अंडरलाइन करते हुए आपको चलना है, या हाईलाइट करते हुए। उसके बाद में आपको संक्षिप्तीकरण लिखना है, ठीक है। सरल होना चाहिए, केंद्रीय भाव के पास होना चाहिए, भाषा की स्पष्टता होनी चाहिए, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर है भारतीय नारी न्याय, बलिदान, साहस, शक्ति और सेवा की सजीव मूर्ति है। जीवन के सुख दुख में छाया की भांति पुरुष का साथ देने के कारण वह अर्धांगिनी, घर की व्यवस्थापिका होने के कारण वह लक्ष्मी, श्लाघनीय गुणों के कारण वह देवी कही जाती है। स्वार्थ और भोग लिप्सा को तिलांजलि देकर भारतीय नारी ने आत्म बलिदान के द्वारा समय समय पर और ऐसी ज्योति प्रज्वलित की है कि उसके पुनीत प्रकाश में पुरुष ने अपना मार्ग ढूंढा है। उसकी शक्ति के सामने यमराज को हारना पड़ा है। सती, सावित्री, वीरांगना, लक्ष्मीबाई, तपस्विनी, उर्मिला की दिव्य झांकियां प्रेरणा के स्रोत हैं और पुरुष को चेतना और जागरण का संदेश देती है। नारी का सम्मान करके ही पुरुष जीवन कुसुम सुवासित होता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। ये हो गया, यहाँ पर आपको समझ में आ गया। ये जो टॉपिक है वो किसके बारे में है? भारतीय नारी के बारे में, ठीक है। संक्षिप्तीकरण में आपको ध्यान रखना है कि बार बार आपको भारतीय नारी का शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, पुनरावृत्ति से आपको बचना है, ठीक है। भारतीय नारी के बारे में है। इसके साथ ही कुछ जो भारत की जो वीरांगनाएं रही हैं, ठीक है, उनके बारे में बताया गया है। तो आपका जो अवतरण है 1-2 बार वाचन में यानी पढ़ने के बाद में सहज ही निकल गया। इसका केंद्रीय भाव क्या है? भारतीय नारी है, ठीक है। क्या है? भारतीय नारी इसका मुख्य है, जो भाव है वो है, ठीक है। प्रथम वाक्य भारतीय नारी के व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण पक्षों की ओर संकेत करता है, जिसका विकास आगे के वाक्यों में है। तो पहला जो प्रथम वाक्य है तो उसको कुछ शब्दों में परिवर्तन के साथ ज्यों का त्यों रख सकते हो आप, या फिर रेखांकित कर सकते हैं, जैसे भारतीय नारी न्याय, बलिदान, साहस, शक्ति और सेवा की सजीव मूर्ति है। ये अंडरलाइन करने लायक है। अब दूसरा वाक्य है, उसमें नारी के जीवन के सुख दुख में छाया की भांति पुरुष का साथ देने के कारण वह क्या है? अर्धांगिनी है, घर की व्यवस्थापिका है, ठीक है, लक्ष्मी है, श्लाघनीय गुणों के कारण क्या है? देवी है। तो ये सब उसके रूप हैं, ठीक है। अतः जो बाकी विवरण है उसको छोड़कर केवल इन्हीं शब्दों को आपको हाईलाइट करना। अर्धांगिनी है, लक्ष्मी है, देवी स्वरूपा है। नारी के इस चरित्र के लिए पुरुष के लिए जो महत्वता है उसके पथ प्रदर्शन की दृष्टि है। अतः प्रकाश में यहाँ पर पुरुष ने अपना मार्ग ढूंढा है। यहाँ पे लिखा ना, पुनीत प्रकाश में पुरुष ने अपना मार्ग ढूंढा है, ठीक है। स्वार्थ और भोग लिप्सा को तिलांजलि देकर भारतीय नारी ने आत्म बलिदान के द्वारा तो आत्म बलिदान दिया है, ज्योति प्रज्वलित की है। फिर इसके बाद में कुछ के नाम है यहाँ पर, जैसे सती, सावित्री है, वीरांगना लक्ष्मीबाई है, तपस्विनी, उर्मिला है। इन नारियों का नाम आपको समझ में आ गया होगा। गौरवशाली ये नारियों के उदाहरण हैं और जो हो भी सकते हैं, इसीलिए इसको रेखांकित कर लिया हमने। कि इसके बाद में इनके आधार पर एक सामान्य कथन करना चाहिए। जैसे हम या तो ये समझ सकते जैसे भारतीय अतीत की गौरवशाली नारियाँ, ठीक है। वाक्य में नारी का सम्मान दिखाया गया है। और अंतिम जो वाक्य है, ठीक है, अंतिम वाक्य में क्या कहा गया है कि ये जो दिव्य जो झांकियां हैं वो पुरुष की चेतना और जागरण का संदेश देती हैं। नारी का सम्मान करते हुए पुरुष जीवन कुसुम सुवासित होता है। और भारतीय संस्कृति में कहा गया है, यत्र नार्यतु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, ठीक है। ये इसकी हिंदी है। यहाँ पर जहाँ पर नारी का सम्मान होता है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। कुल मिलाकर के 134 शब्द हैं। इन 134 शब्दों को आपको 1/3 कर लेना है, नहीं डिवाइड बाई 3 करेंगे आप तो 3 चौक 12 और 1 3 चौक 12 नहीं लगभग 44-45 शब्दों में आपको लिखना है। अब मोटा मोटी आप सारे शब्द तो गिनोगे नहीं, आप एक बार पहली लाइन देख लीजिए कि पहली लाइन में कितने शब्द हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 शब्द हो गए। अब कितनी लाइन है उस हिसाब से आप 10 11 12 जो भी हैं, ठीक है। अब लाइन देख लीजिए कि तो कितने हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने शब्द इसमें दिए गए हैं, ठीक है। इतने भी आप लोग बच्चे नहीं हैं, उम्मीद है पढ़ने वाले हो, तो एक एक शब्द तो गिनोगे नहीं। टाइम देखना है, एग्ज़ाम का माहौल है, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में टाइम बहुत ही कम आपको लगता है कि समय बहुत जल्दी जल्दी निकल रहा है, ठीक है। तो पहली लाइन में आपने गिन लिए कितने शब्द हैं, उसी के आधार पर आपको लाइन गिन लेनी है कि हाँ इतने शब्द हो सकते हैं, उसका 1/3 आपको करना है।
ठीक है। वैसे ही कुछ एग्ज़ाम में ऐसा भी होता है, लिखा भी जाता है कि 50 शब्दों में लिखना, 60 शब्दों में लिखना है, 75 शब्दों में लिखना है। पहले हम छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं 150 शब्दों तक के। धीरे-धीरे शब्दों की जो सीमा है वो मैं बढ़ा दूँगी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में एक ही क्वेश्चन आएगा और वो 30 नंबर का है, ठीक है। अब ये आप लोगों ने उम्मीद है पढ़ लिया होगा। जो इम्पोर्टेंट है वो हमने अंडरलाइन कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा जो बनता है वो सारांश जो बना, ठीक है, या फिर हम इसको सार कह सकते हैं। तो टॉपिक हो गया हमारा शीर्षक भारतीय नारी, ये हमारा शीर्षक हो गया। उत्तर में हमने लिखना भारतीय नारी क्या है? न्याय, त्याग, साहस, शक्ति और सेवा का प्रतिरूप है। वह पुरुष के लिए अर्धांगिनी है, लक्ष्मी है और देवी है। विपत्ति के अंधकार में प्रकाश का पुंज है। ये अपनी तरफ से आप शब्द जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। भारतीय अति गौरवशाली नारियां पुरुष की प्रेरणा स्रोत रही हैं। अब उनके नाम लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कम शब्दों में आपको लिखना है। नारी सम्मानीय है, और यहाँ पे यत्र नार्यस्तु पूज्यते नमन्ते तत्र देवता है। यहाँ पर ये लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। यहाँ पे ऐसे है, सम्मानीय यत्र नार्यस्तु पूज्यते नमन्ते तत्र देवता। ये शब्द आप लिख सकते हैं जो वहाँ पे हिंदी में लिखा है। तो बन गया आपका जो सार है, ठीक है। अब ये आप लोगों के लिए है, ये आपको करना है। इसका जो आंसर है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहाँ पे मैं ये अभ्यास श्रृंखला जो आज की है और उसके साथ ही जो अगली है और इसकी पूरी की PDF मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। आप वहाँ आराम से जा करके इसे डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ डाउट है या वीडियो जैसी लगी है आपको, अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। बुरी लगी है तब भी कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उसको एक फीडबैक की तरह लूँ और उसमें सुधार कर सकूँ। कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।